हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा। आप लोगों ने भी इसकी डिमांड की और मेरे अकॉर्डिंग बच्चों ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल लाभ हानि और बट्टा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि आपको इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में लाभ हानि और बट्टा में कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। उन सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस को विद लॉजिक एंड ट्रिक मैं आपके सामने शेयर करूंगा, और किस तरीके से उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे आप लोग कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसको याद करना आसान हो। जैसे आप लोगों के पास जो बुक होगी उसमें बच्चों बहुत सारी ट्रिक्स लिखी हुई होंगी, लेकिन आप कंफ्यूज होते होंगे कि सर इतनी सारी ट्रिक हम लोग लर्न कैसे करें। तो सारी की सारी ट्रिक्स मैं बहुत ही इजीली बताऊंगा। जो ट्रिक ज्यादा टफ होगी उससे आसान अगर कंसेप्ट होगा तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। मींस इस चैप्टर को कंप्लीटली टाइप वाइज मैं आपके सामने कवर करने वाला हूं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उसके पहले बच्चे हम आपको बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि लाभ हानि और बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए, तो उसके पहले जरूरी होता है कि हमें परसेंटेज के बारे में परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि लाभ निकालेंगे परसेंट में निकालेंगे, या क्वेश्चन में लाभ हानि बट्टा जो कुछ भी दिया रहेगा वो परसेंट में दिया रहेगा। कहेगा इतने परसेंट की लाभ होती है, इतने परसेंट की हानि होती है। तो वहां पर आपको परसेंटेज के बारे में नॉलेज होना, परसेंटेज का प्रॉपर आपको नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो इसके पहले हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों से कि अगर अभी तक आप लोग परसेंटेज को नहीं पढ़े हुए हैं तो उसको पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। परसेंटेज के कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, कई सारे टाइप्स कवर किए हैं, विद ट्रिक हमने कवर किया है। तो उस वीडियो को देख करके आप परसेंटेज की एक जो अवधारणा है, उसका जो कंसेप्ट है, उसको आप लोग समझ लीजिए। देन आपको लाभ हानि और बट्टा समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर के परसेंटेज को अर्थात प्रतिशतता को समझ सकते हैं। समझने के बाद देन आप इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है हमारा लाभ हानि और बट्टा का, देखो लाभ हानि और बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, अगर हम इसको कंप्लीटली कवर करना चाहें तो मिनिमम हमें 4 से 5 वीडियो रखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं उनको हम क्लियर करेंगे कि लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट क्या होता है, बट्टा क्या होता है, बट्टे कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी की सारी बातें, मतलब जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, विद ट्रिक पढ़ेंगे, तो हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है लाभ हानि और बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए 2 टर्म्स आते हैं जिन्हें हमें समझना है। लेकिन सबसे पहले हम समझ ले बच्चे, लाभ का मतलब होता क्या है। लाभ, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, उसको हम लोग किन किन शब्दों से जाना करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लाभ के अतिरिक्त कोई और शब्द प्रयोग कर लेता है। तो लाभ का मतलब बच्चों प्रॉफिट तो होता ही है। लाभ को हम लोग कहीं कहीं मुनाफा भी लिखते हैं। मुनाफा, कहीं कहीं इसी को फायदा भी कहा जाता है। कहेगा कि उसने इस वस्तु को इतने रुपए में बेचा तो उसको इतने का फायदा हुआ। मुनाफा हो गया, फायदा हो गया, या अदर लैंग्वेज में हम बच्चों इसको वृद्धि बोल सकते हैं। वृद्धि, इंक्रीमेंट हम बोल सकते हैं। तो हम हमेशा वृद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे। वृद्ध माने क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस सिंबल पॉजिटिव होगा। तो लाभ के लिए हमेशा हम पॉजिटिव यूज करेंगे और हानि के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, निगेटिव। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई। देखो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को खूब ध्यान से और लास्ट तक आप समझेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो फिर अभी अगर आप स्किप करना चाहें तो अभी स्किप करके हट जाइए, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, देखो हमने क्या बताया, लाभ को मुनाफा और फायदा भी कहते हैं। कंप्लीट इंट्रोडक्शन एकदम बेसिक टू हाई लेवल लेकर के आपको जाने वाला हूं, ध्यान समझते रहो बस। मुनाफा, फायदा, या इसको वृद्धि कहते हैं। ये मैं फालतू नहीं बता रहा हूं, सारे वर्ड का यूज करूंगा जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो वृद्धि, वृद्धि माने क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमेशा जब प्लस सिंबल आएगा तो वहां पर हम लोग लाभ ही समझेंगे, प्रॉफिट मतलब समझेंगे। ठीक है, हानि क्या होती है, हानि, हार्न जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों, इंग्लिश में इसको हम लोग लॉस कहेंगे।
और हानि का मतलब लोग कहते हैं घाटा हो गया। क्या हो गया? घाटा हो गया, या कह सकते हैं कमी हो गई। तो कमी को किससे दिखाओगे आप? नेगेटिव साइन से दिखाओगे, नेगेटिव साइन से। तो जब नेगेटिव साइन यूज होगा, ऋणात्मकता यूज होगी, तो समझ लेंगे कि वहां पर क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट और लॉस का मतलब। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा बट्टा के बारे में, लेकिन इसके बाद डिस्कस करते हैं कि बट्टा का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हमें कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाए, तो पहली चीज तो आपको परसेंटेज का नॉलेज होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको एज अ दुकानदार सोचना है, या आपको हमेशा एक कस्टमर की तरह ही सोचना है। बातें समझ में आ रही है? अपने आप को या तो आप दुकानदार समझ लीजिए, अपने आप को या तो आप कस्टमर समझ लीजिए। दोनों समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए केवल एक समझ करके आप वहां पर जब बिहेव करेंगे देन आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए हम प्रॉफिट और लॉस की अवधारणा को समझने के लिए आइए कुछ टर्म्स हैं जिनका यूज होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है बच्चों, उसका नाम आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य समझते हैं कि ये क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, क्रय मूल्य जिसको हम लोग बोलते हैं कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस को शार्ट में हम लोग हमेशा सीपी लिखेंगे। सीपी मींस कास्ट प्राइस, और ये बार बार सीपी वर्ड का यूज होगा। अब समझते हैं कि क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस क्या होती है। क्रय माने खरीदना। जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उसको खरीदने के लिए जितना पैसा हम उसे देते हैं वही उसका क्या है? क्रय मूल्य है। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो क्रय मूल्य है वो किसी के लिए विक्रय मूल्य भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी दुकानदार के पास गए और हमने ये 20 रुपए का मार्कर खरीदा, तो वह जो 20 रुपया है वो मेरे लिए क्रय मूल्य है और दुकानदार के लिए वह विक्रय मूल्य है, क्योंकि उसने उसको 20 रुपए में बेचा और मैंने उसको 20 रुपए में खरीदा। और उसने किसी से खरीदा रहा होगा तो उससे शायद कुछ कम में खरीदा रहा होगा, तभी तो 20 में बेच रहा है, क्योंकि उसको कुछ फायदा भी चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है कि एक ही कास्ट, एक ही जो चार्ज है, एक ही जो पैसा है, वो किसी के लिए क्रय मूल्य हो सकता है, किसी के लिए विक्रय मूल्य हो सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों से बोला कि अपने आप को एज अ दुकानदार लेकर के चलिए, या तो अपने आप को एज अ कस्टमर लेकर के चलिए। जैसे हम अगर आपको अपने आप को एक कस्टमर समझते हैं तो हमने इस मार्कर को 20 रुपए में खरीदा तो ये मेरे लिए क्रय मूल्य है, और दुकानदार लेते हैं, समझते हैं अपने आप को, तो 20 रुपए में मैंने इसको बेचा तो मेरे लिए 20 रुपया क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर हो गई बात? तो जितने में कोई भी ग्राहक किसी से सामान खरीदेगा, उसको खरीदने के लिए जितना पैसा वो देगा अगले को, वही उसका क्या होगा बच्चों? क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य जो होता है उसको हम लोग सीपी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सीपी से। कहीं कहीं क्रय मूल्य के स्थान पे बच्चों अंकित मूल्य का भी प्रयोग किया जाता है। अंकित मूल्य जिसको हम लोग एमपी कह सकते हैं या एमआरपी कह सकते हैं। ठीक है, जो वहां पर मार्क की रहती, लिखी रहती है। जैसे आप दो तरीका है, किसी दुकानदार के पास कहते हैं ये सामान कितने का है, नॉर्मली बता देता है ये सामान 50 रुपीज का है। दूसरा तरीका यह है कि उस पर मार्क किया रहता है, उस पर लिखा गया रहता है, उसी पर सारी बातचीत होती है, जितना लिखा रहेगा वही पैसा आप उसको दोगे तो वो एमआरपी हो जाएगा। उसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं, या मार्केट प्राइस हम लोग बोल सकते हैं, बाजारी दाम भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर हो गई बातें? जितने में किसी वस्तु को हम किसी से खरीदेंगे वह अंकित मूल्य होगा, या उस वस्तु पर जो रेट, जो दाम लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? अंकित मूल्य होगा, क्योंकि वह मूल्य, वह रेट, वह दाम उस पर अंकित है, उस पर लिखा हुआ है, इसका नाम अंकित मूल्य, इसको हम एमआरपी, ठीक है, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस जो वहां पर लिखा रहता है, जो हम लोग यूज करते हैं। चलिए भाई, हम लोग समझ गए क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस बोलेंगे, 60 में बच्चों इसको हम लोग हमेशा सीपी से दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगला आता है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, सभी चीजों को खूब ध्यान से समझते चलेंगे क्योंकि इन्हीं लॉजिक का यूज करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। विक्रय मूल्य को बच्चों हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और इस सेलिंग प्राइस को बच्चों शार्ट में एसपी से हम लोग डिनोट करेंगे। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। तो ये सेलिंग प्राइस क्या होता है? जो वस्तु किसी भी कितने रुपए में बेची जाती है, जितने में वो बेची जाएगी वो उसका क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा।
विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इस मार्कर को 20 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में खरीदा, तो जितने में खरीदा वो क्या हो गया मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया। अब किसी को इस मार्कर की जरूरत है, हमने इस मार्कर को उस व्यक्ति को बेचा कितने में, 30 रुपए में, तो जो 30 रुपए में हमने बेचा वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया मेरे लिए, और उसने 30 रुपए में खरीदा है तो वो उसके लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्लियर हो गई बात। जितने में हम वस्तु को बेचेंगे वो विक्रय मूल्य होगा, जितने में हम वस्तु को खरीदेंगे वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। जितने में बेचेंगे वो विक्रय और जितने में खरीदेंगे वो क्या होगा, क्रय। हम विक्रय मूल्य जो होगा उसको हमेशा एसपी से दिखाएंगे, अर्थात सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य जो होगा या अंकित मूल्य जो होगा उसको हम लोग सीपी से और एमपी से रिप्रेजेंट करेंगे। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका यूज हम लोग करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कंसेप्ट बच्चों हमारा ये क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं लाभ की और हानि की। लाभ क्या चीज होती है, हानि क्या चीज होती है, और लाभ और हानि की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है तो यार सभी लोग फटाफट से वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दीजिए। आप लोगों के लिए काफी मेहनत की जा रही है जिससे आपको पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, तो सो आपके अंदर डेडिकेशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं बच्चों सबसे पहले लाभ क्या होता है। लाभ, लाभ को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, लाभ, लाभ माने फायदा। लाभ कब होगा, देखो हमने क्या किया, इतनी बात तो सबको समझ में आती है। अभी एक एग्जांपल मार्कर वाला ही पकड़े, यही चलने दीजिए। हमने आपसे बोला सपोज कर लीजिए कि हमने एक मार्कर खरीदा 20 रुपए में। अब इसको अगर हम 20 रुपए में खरीद करके 30 रुपए में बेचेंगे तो साधारण सी बात है कि हमारा फायदा हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको 20 रुपए में खरीद करके 18 रुपए में बेच रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि सबको समझ में आ रहा है कि हमारा फायदा नहीं, हमारा नुकसान हो रहा है। तो फायदा हो रहा है मतलब लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है अर्थात हमारी हानि हो रही है। तो अब आपको सोचने की जरूरत यह है कि कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, कब हानि होगी और कब लाभ होगा। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन यहां पर बच्चों हम आपको बताते हैं कि अगर एसपी, एसटी मींस सेलिंग प्राइस, बार बार बताएंगे, सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर है कास्ट प्राइस से, इसका मतलब क्या है, अगर विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, अगर विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, मतलब अगर हमने वस्तु को कम में खरीदा है और उसको ज्यादा में बेच रहे हैं तो साधारण सी बात है कि इस केस में बच्चों हमें क्या होगा, लाभ होगा। बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, वस्तु को कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, अर्थात जो हमारी सेलिंग प्राइस थी, हमारा जो विक्रय मूल्य था वो क्रय मूल्य से क्या था, ज्यादा था, तो इसलिए हमें वहां पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्लियर हो गई बात। एग्जाम्पल के माध्यम से हम सब समझ सकते हैं कि हमने कहा 20 रुपए का मार्कर खरीदा, ये क्या है बच्चों, सीपी है, और हमने इसको कितने में बेच दिया, हमने कहा इसको हमने 30 में बेच दिया, क्या है, एसपी है। तो देखो यहां पर विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज्यादा है, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, लाभ। कितने का लाभ हो रहा है, 10 रुपए का लाभ हो रहा है। अब ये 10 रुपया जो लाभ हमें हो रहा है ये पता कैसे चलेगा, जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ की यहां पर जो महत्वपूर्ण अवधारणा हमारे सामने निकल करके आ रही है, प्रॉफिट का जो हमारा कंसेप्ट समझ में आ रहा है हम लोगों को, वो क्या समझ में आ रहा है, ध्यान समझिएगा। सारी बातें समझाएंगे भी, लिखेंगे भी और टाइप वाइज कवर भी कराएंगे। सो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, समझते चलिएगा। लाभ कब होगा, हमने यहां पे बताया इफ एसपी, एसपी माने सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन क्या, सीपी, देन इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, लाभ होगा अर्थात प्रॉफिट होगा। और जो प्रॉफिट होगा, ध्यान देना, जो प्रॉफिट होगा मींस जो लाभ होगा उसको हम कैसे पता करेंगे, एसपी में से सीपी घटा देंगे। अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं, अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से फार्मूला लिख सकते हैं कि लाभ बराबर कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य, और इसमें से घटाओगे क्या आप, क्रय मूल्य, क्योंकि इस केस में जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य से क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है लाभ परसेंट। यहां पर जो आपने लाभ निकाला वो लाभ किस में था, रुपया में था। अभी पूछता है कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो लाभ निकालने का तरीका क्या होगा, लाभ परसेंट का फार्मूला देख लीजिएगा। लाभ परसेंट बच्चों बराबर होता है लाभ, जितने का लाभ हुआ होगा, और बटे बच्चों यहां लिखा जाएगा क्रय मूल्य। क्या लिखा जाएगा,
क्रय मूल्य लिखा जाएगा और गुणे में 100। हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो लाभ की बात होगी, चाहे वो लाभ की बात होगी, चाहे वो हानि की बात होगी, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए कास्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है हमारे इस चैप्टर में। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्लियर हो गई बात। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, माने सीपी 100 था, उसको उसने 120 रुपए में बेच दिया। आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हुआ है सर? देखो अभी लगा के दिखाएंगे, बाकी साफ साफ दिख रहा है 20% का लाभ हुआ है। सर लाभ कितना हुआ? सर 20 रुपया हुआ। लाभ परसेंट सर कैसे निकालोगे? लाभ माने 20 और बटे क्रय मूल्य माने 100 और गुणे में 100 से 100 कट जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा। ये लाभ को कैलकुलेट करने का बच्चों क्या होगा? तरीका होगा। तो लाभ क्या है, लाभ कब होगा, लाभ कैसे निकालेंगे और लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम जल्दी से थोड़ा सा हानि के बारे में बच्चों यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हानि का मतलब लॉस होगा। लॉस कब होगा भाई? जब हम ज्यादा पैसे में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं इफ एसपी इज लेस देन सीपी, इन दिस केस हमें क्या होगा? लॉस होगा। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो उस कंडीशन में क्या होगी? हानि होगी। हानि को हम लोग कैसे पता करेंगे? यहां पर सीपी में से एसपी घटाया जाएगा, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों आप लोगों को। हानि परसेंट सर कैसे निकालेंगे? हानि परसेंट जब निकालोगे तो फार्मूला होगा हानि और बटे क्रय मूल्य माने सीपी और गुणे में कितना हो गया? 100 हो गया। यह हानि परसेंट निकालने का कंसेप्ट होता है, फार्मूला होता है। तो बच्चों कंप्लीटली आप लोगों ने समझ लिया लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ कब होगा, हानि कब होगा, लाभ को हम निकालेंगे कैसे, हानि को हम कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट क्या होगा, हानि परसेंट क्या है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि लाभ परसेंट होगा या हानि परसेंट होगा, वो सदैव कहाँ निकाला जाएगा? क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। तो आशा करते हैं अभी तक इतने कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है। तो बच्चों अभी आप वीडियो को पास करके इतने सारे कंसेप्ट को समझ करके इसको नोट कर लीजिए। देन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है और बट्टा कितने प्रकार का होता है, किस तरह के वो क्वेश्चन में हमारे यूज में आता है। तो सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने यह समझ लिया कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट के बारे में, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है उपरिव्यय। क्या नाम है? उपरिव्यय। मतलब एक्स्ट्रा जो वहाँ पर लॉस होता है या एक्स्ट्रा जो व्यय होता है, जो इन्वेस्ट होता है एक्स्ट्रा, उसको उपरिव्यय कहा जाता है। ये उपरिव्यय क्या है? जैसे बच्चों बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो किसी और देश से हमारे यहाँ मंगाए जाते हैं, तो जब वहाँ पर वो सीमा क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर सीमा शुल्क लगता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पर टैक्स लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान था 100 रुपए का, ठीक है, अब उस 100 रुपए में केवल 1% टैक्स लग गया। किस चीज़ का टैक्स लग गया? मान लीजिए व्यापार कर होता है और सीमा शुल्क होता है, कई प्रकार के टैक्स लगते हैं। तो मान लीजिए 1% का टैक्स लग गया बच्चों, तो वह सामान कितने का हो गया? 101 रुपए का। अगर उस पर 100 रुपया लिखा था, एमपी उस पर 100 रुपया था, तो अब जो एमपी होगा वो 101 रुपया वहां लिख दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात जो क्रय मूल्य था वहां से कितने में खरीदा गया था? वो 100 रुपए में खरीदा गया था, लेकिन उसमें 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लग गया, तो वहां पर अब जो क्रय मूल्य होगा वो यही क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऊपर भी आपको समझ में आ गया होगा, सीमा शुल्क, व्यापार शुल्क या अलग अलग प्रकार के जो टैक्स किसी भी सामान पर, किसी भी गुड्स पे दिए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपरिव्यय बोलते हैं। उपरिव्यय के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो वो हमेशा जो होता है क्रय मूल्य में इंक्लूडेड होता है, उसको अलग से हमें जो है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा वो क्रय मूल्य में जोड़ करके लिखा रहता है, तो उसके बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर मान लीजिए नहीं दिया गया होगा तो उसको क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो जितने में खरीदा था उसी में उसका इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो जो उपरिव्यय होगी उसको उसी क्रय मूल्य में बच्चों क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। चलिए भाई आगे बात करते हैं हम लोग बट्टा के बारे में। बट्टा का मतलब डिस्काउंट होता है। ध्यान समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है।
बट्टा को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। देखो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब बच्चों हम लोग शुद्ध कह सकते हैं छूट होती है। जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे सामान खरीदने, तो बार्गेनिंग करते हैं। दुकानदार ने बताया कि ये शर्ट 1500 रुपए की है, तो आप कहते हो क्या और कम में नहीं पड़ेगा, तो आप उससे क्या करते हो, कुछ छूट की अपेक्षा करते हो। आप सोचते हो कि हमें यह टी शर्ट, ये शर्ट हमें कुछ कम पैसे में मिल जाए। तो अगर उस दुकानदार ने उसकी कास्ट बताई थी 1500, आपके कहने पर उसने आपको दे दिया 1300 में, तो ये 200 रुपए जो उसने घटाया, इसी को बच्चों क्या कहा जाएगा, बट्टा कहा जाएगा, इसी को डिस्काउंट कहा जाएगा, इसी को छूट कही जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो जो क्रय मूल्य होगा हमेशा डिस्काउंट उसी पे दिया जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हो, वो सब के सब कहाँ निकाले जाएंगे, क्रय मूल्य पर, हमेशा के वो सीपी पर ही निकाले जाते हैं। तो देखो बट्टा कई प्रकार का होता है। कभी कभी दुकानदार अपने सामान को बेचने के लिए लुभावने ऑफर देता है, ठीक है, बाई 1 गेट 1 फ्री, आप लोगों ने देखा होगा। तो किसी भी प्रकार से जो उसका अंकित मूल्य है, जो उसका क्रय मूल्य है, अगर उससे कम में वह आपको देने का वादा करता है और डिफरेंट टाइप्स की छूट आपसे देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। अब आप सोचोगे एक माइंड, कभी कभी हमने कहा भी आप दुकानदार और ग्राहक की तरह सोचेंगे, तो आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब उसने क्रय मूल्य से कम में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट कहाँ से होगा, उसको लॉस हो गया। तो बच्चों कहीं लॉस होगा तो कहीं प्रॉफिट हो जाएगा। कभी कभी कुछ सामान पर, कुछ ऑब्जेक्ट से लोग लाभ कम लेकर के उस पे हानि में भी उसको बेचते हैं, तो उनको लगता है उनका फायदा, क्योंकि उनकी पूंजी निकल करके आती है, तो वो तो उनका मैटर है। बट आपको डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया होगा। किसी का जो क्रय मूल्य होगा या किसी का जो अंकित मूल्य होगा उस पर कुछ छूट देना, कुछ परसेंट की छूट देना ही क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। अब ये जो बट्टा डिस्काउंट होता है बच्चों, ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बट्टा जिसके बारे में हम बात करते हैं उसका नाम है बच्चों नगद बट्टा। नगद बट्टा देखो कभी कभी आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आपके परिचित का है, उससे आप कहते हो कि हमें ये सामान चाहिए, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि वो 5000 का ऑब्जेक्ट है जो आप वहां पर परचेस करने गए हैं। वो कहता है कि अगर आप मुझे नगद पैसे का भुगतान करें, तुरंत पैसा दें, तो मैं इसको आपको केवल 4000 रुपए में ही दे सकता हूं, लेकिन ऐसा तभी करूंगा जब मुझे आप नगद पैसा देंगे। तो इस प्रकार की जो छूट आपको दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि आप उसको नगद तुरंत कैश दे रहे हैं। तो उस केस में जो बच्चों बट्टा दिया जाता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है, उसको नगद बट्टा के नाम से जाना जाता है। बातें समझ में आ गई। जब दुकानदार ये बोलेगा कि डायरेक्ट हम आपको इतने रुपए की छूट दे देंगे, लेकिन तब देंगे जब आप मुझे तत्काल कैश पेमेंट करेंगे, तो उस सिचुएशन में दी गई छूट, उस सिचुएशन में दिया गया बट्टा जो होगा वो क्या कहलाएगा, नगद बट्टा कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला होता है बच्चों व्यापारी बट्टा। व्यापारी बट्टा, ठीक है, जो व्यापार वाले होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मंदी, जिसको कहते हैं आर्थिक मंदी आ गई या मंदी आ गई, उस सिचुएशन में उनके सामान कम बिक रहे हैं, तो तमाम प्रकार के वो ऑफर निकालते हैं, ठीक है, कि 1 खरीदिए 2 पाइए, 2 खरीदिए 3 पाइए, तमाम प्रकार के जो ऑफर निकालते हैं। या उसी चीज़ के जो रेट है, जैसे आप लोग देखते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन वगैरह से कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि भाई 1500 रुपये की कोई मोबाइल थी, वो 15,000 रुपए कोई मोबाइल थी, वो 12,000 रुपए में बिक रही थी, और आपसे बोला गया भैया यहाँ पे 20%, 5%, 10% की डिस्काउंट चल रही है। तो वो प्रकार का जो छूट वहां पे दे रहा है, जो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, व्यापारिक बट्टा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बातें। चलो अगला जो तीसरे प्रकार का बट्टा होता है, तीसरे प्रकार के बट्टों को बच्चों बोलते हैं खुदरा बट्टा। खुदरा बट्टा, देखो ये खुदरा बट्टा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि दुकान में रखे कुछ सामान जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, मीन्स उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं ना, तो डैमेज हो जाते हैं, तो उसके कारण दुकानदार को उसको कम दाम में बेचना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई शर्ट है, उसमें कहीं पर हल्का सा दाग लग गया, देखने में हल्का सा खराब लग रहा है, लेकिन नॉर्मली किसी की नज़र में नहीं आ रहा है, तो दुकानदार आपको दिखाएगा, आपको दिख जाएगा, तो बोलेगा चलो ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा कम पैसा आपसे ले लेते हैं, तो आप उसको कम पैसे में थोड़ा सा पा जाएंगे। तो इस प्रकार का जो छूट मिलेगा, इस प्रकार की जो डिस्काउंट मिलेगी बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, खुदरा बट्टा बोलेंगे, ठीक है। जब वस्तु थोड़ी बहुत खराब हो जाए, उसमें कुछ डैमेज हो जाए, कुछ गड़बड़ी आ जाए, उसके कारण जो उसमें छूट प्रदान की जाती है, उस
छूट को, उस डिस्काउंट को ही क्या बोला जाता है, खुदरा बट्टा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही होंगी बातें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी अगर आप ध्यान से हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो लास्ट प्रकार का जो बट्टा है बच्चों वो है क्रमिक बट्टा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रमिक बट्टा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डिस्काउंट या 1/1 डिस्काउंट कह सकते हैं। क्रमिक बट्टा क्या होता है, क्रमिक माने क्रम से। एक बात समझिएगा, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको हम समझाएंगे। सपोज कर लो बच्चों 100 रुपए का कोई सामान था, 100 रुपए का कोई सामान था, आपने दुकानदार से कहा कि मुझे इस पे आप कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, मुझे इस पे कुछ आप छूट दे दीजिए। उसने कहा चलो ठीक है भाई साहब, आपको हम 20% का डिस्काउंट देते हैं, 20% का डिस्काउंट देते हैं। अब बताओ वो वस्तु हमें कितने में मिलेगी, 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का 20% हम निकालेंगे तो 20 रुपया होगा, तो 20% इसमें से कम करोगे बच्चों तो कितने रुपए में मिली, 80 रुपए में आपको मिल गई। बात को समझिए, हमने क्या बोला, 100 रुपए का कोई सामान था, दुकानदार से आपने बोला कि मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, उसने कहा चलो ठीक है मैं आपको यहाँ पर 20% अर्थात 20% डिस्काउंट देता हूँ। तो आपको जब उसने 20% का डिस्काउंट दिया तो वो आपको 80 रुपए में मिला। लेकिन अब क्रमिक बट्टा क्या है, वो आपको क्रम से 10% का डिस्काउंट दे, 10% का, ध्यान सुनो क्या कहे, 10% का डिस्काउंट दे। तो आपको तो लगेगा 20% का डिस्काउंट दिया, लेकिन उसने आपको 20% का डिस्काउंट नहीं दिया, क्योंकि ये क्रमिक बट्टा है। क्रमिक बट्टे का मतलब क्या है, 100 रुपए का सामान था, ध्यान दो बच्चों, 100 रुपए का सामान था, 10% का उसने आपको डिस्काउंट दिया। 100 रुपए का सामान था, 10% उसने आपको डिस्काउंट दिया, तो 10% डिस्काउंट दिया तो आपको वो वस्तु कितने में मिली, 90 रुपए में मिली, क्योंकि 100 का 10% 10 रुपया होगा, 100 में से 10 घटाओगे तो 90 हो जाएगा। तो 10% डिस्काउंट उसने दिया, आपको 90 मिला। अब जब दोबारा वो 10% का डिस्काउंट देगा तो वो इस पे नहीं देगा, इस पर देगा। तो 90 का 10% निकालोगे बच्चों तो 9 आएगा, 9 इसमें से घटाओगे तो आपको यहां से 81 मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए, यहां पर भी हमें दिख रहा था कि हमें 20% का डिस्काउंट मिला है, यहां पर भी हमें क्या दिख रहा था, 20% का डिस्काउंट मिला हुआ है। लेकिन सही सही देखा जाए तो यहां हमें 20 रुपए का सीधे सीधे डिस्काउंट मिल गया था, है ना। यहां पर भी मुझे दिख रहा है कि 20% का डिस्काउंट मिला है, 10 20 होता है, लेकिन हमने फाइनली देखा तो हमें यहां पर 19 रुपए की छूट ही मिली हुई है। बातें समझ में आ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10 के 2 क्रमिक बट्टे, 10 के 2 क्रमिक बट्टे 20% बट्टे के बराबर होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो डिस्काउंट क्रमिक बट्टा कैसे दिया जाएगा, सबसे पहले कुछ सीपी होगा, ठीक है, उस पर एक बार डिस्काउंट दिया जाएगा तो नया सीपी आएगा, उसके बाद फिर उस पर 10%, इस तरीके से माने क्रम से उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। नहीं तो डायरेक्ट डिस्काउंट देना होता है तो इसी सीपी पर डायरेक्ट डिस्काउंट वहां पर दे दिया जाता है। तो समझ गए आप लोग क्रमिक बट्टा क्या होता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, और आप लोगों ने इस कंप्लीट इंट्रोडक्शन को समझ भी लिया होगा। अगर आप लोगों ने इस कंप्लीट इंट्रोडक्शन को समझ लिया है, देन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से टॉपिक वाइज, टाइप वाइज वहां पर डिस्कस करेंगे। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की पहुंच जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।